ये हम लोगों का क्या चल रहा है, तो सीटेट के लिए चला रहा है क्लास, है ना। लेकिन सीटेट हो या जेटेट हो, दोनों के लिए कॉमन है ये सीटेट में भी कॉमन है और जेटेट में भी कॉमन है। चैप्टर छोटा सा नहीं दिखेगा यहाँ लिखा हुआ। ये सबसे पहले तो ये सीडीपी की क्लास चल रही है। सीडीपी में हम लोग जो ले रहे हैं, ये डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट, क्या होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक चीज यहाँ पे आ गया। दूसरा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दूसरा हो गया। तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग, वो अलग से पढ़ा देंगे। इसमें सिलेबस में दिया ही नहीं है क्या? असेसमेंट फॉर दिया और असेसमेंट ऑफ दिया, ये तो अच्छा सीटेट वाले के लिए। जेटेट का ज्यादा हार्ड है। जेटेट में पढ़ाना है असेसमेंट एज लर्निंग, तीसरा वाला पढ़ाना, ठीक ना। उसका पढ़ाना देखो SBA, यहाँ लिख दिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है। फिर से देखो, पहले यहाँ हेडिंग डाल दे रहे हैं हम लोग। पहला है टॉपिक असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको एक करो, पहला चीज जानना है। दूसरा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये दूसरा चीज जानना है। तीसरा SBA डालो, इसको SBA, है ना। स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका नहीं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट है। चौथा वाला क्या होगा हमारा? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, यानी कि ये वाला हो गया हमारा चौथा नंबर, CCE। ये क्या हो गया हमारा? 4 नंबर में हो गया। और पांचवा हमारे पास कुछ नहीं है, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस है। ये तो प्रैक्टिस वाला चाहिए। तो तुमको सीटेट में जो तुम लोग डर रही हो और धीरे धीरे मर रही हो, तो भाई कितना है? 1 2 3 4, चार को हम लोग अचार बनाकर खा लेंगे 1 घंटे में। खत्म हो जाएगा। ये 4 ही चैप्टर है ना इसमें, यानी 4 यूनिट है हमको समझाना में। कॉन्सेप्ट पता चल गया क्या है? पहला, सफलता का तरीका सिलेबस जुबान पे होना चाहिए, मतलब चैप्टर का नाम जुबान पे होना चाहिए, वही तुमको वो पास कराएगा। मालूम चला कि नाम ही नहीं मालूम तो कैसे दिक्कत होगा। अब आ जाओ, टाइमर हमारा क्या दिखा रहा है अभी? 3 मिनट हो चुका है, इतना ही में। इस बार अपना फोटो नहीं डालना है, ज्यादा फोटो दिखाएंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे। इस बार आप क्या क्लास कर डाले हैं, अलग अलग नोट्स में अलग अलग लोगो डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग जैसा लिखे था वैसा डाल दिए ना। सिलेबस में पहला है ना असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है। तो एकदम टू द पॉइंट, कोई बकवास नहीं, सीधा काम की बात, ज्यादा डिटेल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारा जो फोकस है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, जिसमें हमारा ज्ञान का क्या होता है, ट्रांसफर या ज्ञान का सृजन। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होगा या क्रिएशन ऑफ नॉलेज होगा? क्रिएशन होगा। क्योंकि अगर ट्रांसफर होना होता तो हम IIT का सारा ट्रांसफर कर दिए होते तुम में, तो तुम भी IIT बन गई होती। तो ट्रांसफर नहीं होता है, ज्ञान का क्या होता है, सृजन होता है। तो सृजन होता है तो देखो, इसमें से क्वेश्चन गारंटी वाला है, रहेगा ही रहेगा। तो आ जाओ, सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है, हमारा वाला पहले डायलॉग सुनना। हम तुमको अभी बुलाए हैं और 50 नंबर का क्या दे दिए, क्विज दे दिए हैं। तो अभी हम तुमको जब 50 नंबर का क्विज देकर टेस्ट दे रहे हैं, क्या सीटेट इस क्विज के आधार पर तुमको सर्टिफिकेट दे दिया क्या? नहीं दिया। सीटेट बाद में लेगा। उसके लेने पहले हम तो वो तैयार कर दे रहे हैं। और जहाँ डाउट हम हमेशा पूछती है ना, तो हम एक ऐसा परीक्षा ले रहे हैं जहाँ तुम्हारा शंका का हम समाधान भी कर रहे हैं और तुमको मौका दे रहे हैं इम्प्रूव करने का। तो इसको कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब हम असेसमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद तुमको सर्टिफिकेट बांटना नहीं है। मेरा मकसद क्या है? तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि करना। यही हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग। जहां तुमको दिए मौका, तुम हमारी चौका, वो हो गया असेसमेंट फोर। फोर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। सिक्स का मतलब छक्का। असेसमेंट फोर यानी मिला मौका, हमारी चौका, डाउट को दोबारा पूछ ली, वो हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका क्या उद्देश्य होता है भैया? इसका उद्देश्य हम बता ही दिए, मेरा इम्प्रूवमेंट है। छात्र के बीच में उनको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग तुम चौका कब मारोगी? जब तक सीटेट एग्जाम नहीं ना लेगा, तब तक तुम चौके पे चौका मारो। संडे को मौका लो और यहाँ के चौका लगाओ, यानी ड्यूरिंग होगा, क्या होगा, ड्यूरिंग प्रोसेस। फीडबैक, इसमें फीडबैक मिलता है तुरंत, इमीडिएट फीडबैक। हमेशा पूछेगी तुरंत, हम तुरंत जवाब दे देंगे। नेचर कैसा होता है, या डायग्नोस्टिक होता है। डायग्नोस्टिक का मतलब, मान लो तुम्हारा तकलीफ है फलाना टॉपिक में, तुम हमसे पूछिए सर फलाना टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, हम क्या करेंगे फिर, निदान न करेंगे। तो इसमें रिमीडियल भी हो जाता है। क्या होता है? रिमीडियल। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, जिसको दिक्कत होगा तुमको इसका देंगे 150 100 वीडियो बनाया वो जो है ना सुनीता। दिक्कत होगा तो घबराना नहीं, इसका 100 वीडियो बनाए थे। इन्हीं लोग को पढ़ाते थे, बहुत लंबा, 1.5 महीना पढ़ाए थे एक ही टॉपिक को। अब असेसमेंट
फोर यानी कि फोर मतलब फोर, चौका छक्का लग गया। एक है असेसमेंट ऑफ। तो असेसमेंट ऑफ में अब सीटेट वाला आ गया, तुमको चौका वौका लगाने का मौका नहीं दे रहा है। रियल वाला बॉलिंग करेगा, मारी तो छक्का, नहीं मारी तो क्लीन बोल्ड। यानी ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ हो जाओ, मिट जाओ भैया, जो लाई है वही दिखेगा, मौका तुमको नहीं दे रहा है। तो असेसमेंट ऑफ कब होता है, यह होता है कि हम तुम्हारा उपलब्धि को देखेंगे, तुम्हारा काबिलियत को देखेंगे, तुम्हारा हम औकात को देखेंगे, तुम उस विषय में कितना नंबर ला रही है। यह तुमको दोबारा मौका देगा क्या, नहीं देगा। तो जब दोबारा मौका नहीं देगा, तो हम लोग पढ़ाने के दरमियान में लेंगे, पढ़ाने के बाद में लेंगे। तो पढ़ाने के बाद उसको बोलते हैं यूनिट कंप्लीट होने के बाद, क्या बोलते हैं, यूनिट कंप्लीट। तो उस यूनिट में सेशन आ जाता है, साल आ जाता है, एक साल, दो साल, छमाही, तिमाही, सब कुछ। कोई यूनिट खत्म होने के बाद में फाइनल वाला जब परीक्षा लेंगे, जहां तुमको सुधरने का कोई मौका नहीं देंगे, सीधा पीटीएम बुलाएंगे और दिखा देंगे तुमको तुम्हारा रिजल्ट, वो हो गया असेसमेंट ऑफ। क्या हो गया, असेसमेंट ऑफ हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें एक जजमेंट आता है, दिखा देगा ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, है ना। हिंदी में उसको लिखा है योगात्मक, ठीक है। तो योगात्मक क्या लिखा है, यानी समरी बता रहा है कि पूरा कहानी 3 घंटा को सुना दिए, अल्लाह से पूछ रहे हैं कि रावण, ये सीता का हरण किसने किया था। समरी ही ना हो गया, रावण ने किया था। तो स से समरी, स से समेटी। तो समेटी वाला क्या होगा, असेसमेंट फोर की असेसमेंट ऑफ। फिर से सुनो, मेरा ही कहानी सुनो, ये कोई काम नहीं है, ये किताबी भाषा है। कहानी ये है कि राम और रावण के बीच की लड़ाई हुई। कहानी दरमियान में सुना रहे हैं तो असेसमेंट फोर करवा रहे हैं। तो इसके दरमियान जो क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमारा लक्ष्य है तुम्हारा ज्ञान का वृद्धि करना, लर्निंग करवाना। तो दरमियान में जो पूछा जाता है पढ़ाने के दरमियान में, वह कहलाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब राम रावण की कहानी खत्म कर दिए, तो हम तेरा परीक्षा न लेंगे कि सीता का अपहरण किसने किया, अब हम तुमको जांच रहे हैं। अब तुमको दोबारा मौका देंगे, नहीं देंगे। यह कहलाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमेशा सारांश पूछता है। तुमको परीक्षा में पूरा पूरा सीडीपी पूछेगा क्या, तीसरी को सवाल न देगा। तो समरी न पूछ रहा है। तो स से समरी और स से समेटिव, यानी पूरा ज्ञान को समेट लिया और सारांश बना के समेटिव में पूछ लिया, तो वह हो गया क्या, समेटिव। समेटिव यानी असेसमेंट ऑफ। क्लियर हो गया। उसको सुयोगात्मक बोलता है। क्या बोलता है, योगात्मक। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले सोचो, यहाँ पर फॉर्मेटिव और समेटिव में क्या होता है। फॉर्मेटिव वाला जब एग्जाम लेंगे तो फोर, यानी कि फोर का मतलब के लिए, यानी तुमको बनाने के लिए ले रहे हैं, मूर्ख बनाने के लिए नहीं, विद्वान बनाने के लिए। तो यहाँ याद रखना कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में तुम्हारा रचना होता है, ज्ञान का रचना। बार बार मौका दे रहे हैं ना। लेकिन असेसमेंट ऑफ में रचना वचना कुछ नहीं होगा, हम तुमको जजमेंट दे देंगे, तुम पास या तो फेल। यानी हम सारांश बता देंगे, क्या बता देंगे, सारांश, समेटी हो गया ये। असेसमेंट फॉर में तुमको मौका पे चौका लगाने दे रहे हैं ना, यानी इम्प्रूवमेंट का मौका दे रहे हैं। लेकिन इसमें कोई मौका नहीं है, यह तेरा उपलब्धि, अचीवमेंट बताएगा कि तुम 60% लाई कि 80% लाई है। रोल में, भूमिका में देखो कि इसमें भूमिका में हम लोग क्या करते हैं, छात्र की प्रगति की निगरानी करते हैं, क्या, जब असेसमेंट फॉर्म लेते हैं। मान लो तुमको 50 क्वेश्चन दे दिए, अब 50 में तुम 40 बनाइए, 45 बनाइए। हम देख रहे हैं ना तुम कितना प्रगति कर रही हो। लेकिन असेसमेंट ऑफ में हम निगरानी नहीं करेंगे, हम तुमको सर्टिफाई कर देंगे सीटेट का सर्टिफिकेट देकर। अच्छा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आव्या क्लासेस आर एलिजिबल टू क्वालिफाई सीटेट फॉर पेपर 1 and 2। तो हम सर्टिफाई कर दिए, क्या कर दिए, सर्टिफिकेट दे दिए। ठीक है। तो हम कक्षा में जब पढ़ाते समय क्विज दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, असेसमेंट फोर होगा। लेकिन जब सीटेट वाला पूछेगा, बोर्ड वाला पूछेगा, तो वो क्या होगा, असेसमेंट ऑफ होगा। ठीक है। बहुत ज्यादा फास्ट हो जा रहा है क्या। ठीक है। हाँ। ठीक है ना सरिता और सुनीता, दोनों में कॉमन है स और त, है ना। स से सुनीता, स से सरिता। देखो परीक्षा में अक्सर असेसमेंट एज लर्निंग भी जोड़ देता है ना। तो असेसमेंट एज लर्निंग को छात्र सोचेगा ना कि ये तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, लेकिन वह गलत है। असेसमेंट फॉर लर्निंग अलग है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग अलग था। उसी तरह से असेसमेंट एज लर्निंग भी अलग है। तो असेसमेंट एज लर्निंग का अर्थ है सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन। जैसे हम तुमको 50 तो अभी करा दिए, अब 525 तुमको दे दिए। तो 525 में तुम स्व आकलन कर रही है ना, सर मेरा तो पूरा टाइम ही सीटीपी में खा जा रहे हैं, बाकी विषय कब पढ़ेंगे। ये क्या हो गया, ये स्व आकलन ना हो रहा है। तो क्या बोले, हमको ना सर खाली वो दे दीजिए, PYQ दीजिए।
ये क्या होगा? रियलिटी है। ये क्या हो गया? सेल्फ असेसमेंट हो गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। पढ़ाने से हमको हंसी भी आता है। अरे होता क्या है, तुम जो सोचती हो हम जान जाते हैं। अंतर यह है कि तुम उसे बोलती नहीं और हमको बोलना पड़ जाता है। आप देख यहाँ, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन कैसे रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग में? असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ फोर फोर का मतलब चौका छक्का लगाने का मौका दे रहा है। मौका दे रहा है यानी खाली अंक पर जोर देगा क्या? गलत बात। तुमको प्रगति की निगरानी करेगा और सुधार करने। लो भैया, अभी चौका लगाया था, अब छक्का भी लगा लो। बन जाएगा ये वाला सवाल। ठीक है, देखो यहाँ, एक शिक्षक कार्य पूरा को करने के बाद छात्र को फीडबैक देता है। फीडबैक ना दे रहा है, शिक्षक दे रहा है छात्र को पूरा करने के बाद में। तो क्या होगा यहाँ? असेसमेंट ऑफ होगा क्या? अभी तो काम यूनिट खत्म नहीं ना हुआ है। तो असेसमेंट क्या होगा? फॉर होगा लर्निंग। फीडबैक दे रहा है, यहाँ ऐसा सुधारा, यहाँ वैसा सुधारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, जो पूछी थी ना अभी भारती। तो पता ही चल गया। हाँ, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट किसमें से आएगा बताना। देखो, किसमें आएगा बता सकती हो? फोर में आएगा, क्योंकि हम चौका लगाने का मौका दे रहे हैं ना। देख रहे हैं ना कहाँ पे तुम्हारा गड़बड़ी है। ठीक। अब तक हमारा 12 मिनट गुजर चुका है। कितना पन्ना है अभी हमारा? 24 पन्ना। देखो अब आ जाओ तुम्हारा SBA। याद रखो, SBA हम अपने मन से नहीं लाए हैं। SBA को यहाँ पे देखो, पेज नंबर कितना है? 8। और ये रहा तुम्हारा सिलेबस में। पेज नंबर में सिलेबस में यहाँ लिखा है ना, क्या स्कूल बेस्ड लिखा है ना असेसमेंट। यानी कि हम, ये हुआ SBA। तो तुमको पता ही नहीं चल रहा है, हम तुमको क्या क्या बता दिए? असेसमेंट फॉर लर्निंग बता दिए, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब बताओ, कोई डरावना है क्या? एकदम हल्का चूजा चूजा है। तो तुम लोग अगर 10 दिन आएगी लगातार, तो 10 दिन में खत्म कर देंगे CTP। अब सीधा क्या करेंगे? SBA में आ रहे हैं। पेज नंबर याद रखी थी इसका? 8 था ना हम लोग का। ये हो गया 8। ये हो गया 8। देखो, SBA यानी कि स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका नहीं है, यह है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट में एक ऐसी अवधारणा है जो बाहरी परीक्षाओं के बोझ को कम करने और छात्रों के वास्तविक वातावरण में उसके विकास को मापने पर क्या है, जोर दे रही है। पूरी तरह से तो समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर बाहरी परीक्षा क्या है भैया। पहला चीज, तो बाहरी परीक्षा में ये बताओ, हम पढ़ा रहे हैं सीटेट का, तो एग्जाम कौन ले ले रहा है? हम ले रहे हैं क्या? 8 फरवरी को कौन लेगा? सीटेट। तो मेरा भीतरी आदमी है कि वो बाहरी आदमी है? वो हो गया बाहरी आदमी। पढ़ा हम रहे हैं, परीक्षा कोई और बाहर का आके ले रहा है। तो तुमको मेरा प्रेशर होगा कि बाहर वाला का प्रेशर ज्यादा होगा? बाहर वाला का प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसका प्रेशर को कौन कम करेगा? हम ना कम करेंगे। तो हम कम करने के लिए तुमको क्या देंगे? वास्तविक वातावरण देंगे। लो भैया, 525 सवाल है ना। लो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये लो, यहाँ बैठो 2 घंटा 2.5 घंटा डेली, वैसा माहौल देंगे। तो बाहरी को उतना डर रहेगा क्या? नहीं ना रहेगा बाहरी का डर। तो यही तो, बाहरी का डर को कौन खत्म करेगा? हम ना खत्म कर रहे हैं। तो हम स्कूल वाला मामला हो गया, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट अब आया समझ में सरिता, सुनीता? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसका दर्शन अर्थ कहाँ से आ गया? देखो, शिक्षक क्या करता है कि छात्र का आकलन करेगा। छात्र का आकलन करेगा, इसीलिए CBSE हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, 20 नंबर इंटरनल दे देता है कि 80 नंबर बाहरी हो है, तुम बाहरी वाला रखो, 20 नंबर तो मेरा है। वो हम ना असेसमेंट करेंगे। तो हम कैसे असेसमेंट करेंगे? टीचर करेगा, और मेरे स्कूल के अंदर हम करेंगे अपना वातावरण में। यहाँ पारंपरिक बोर्ड परीक्षाओं या बाहरी परीक्षण के विपरीत है। मतलब कि जो SBA वाला है, वो हमारा इंटरनल एग्जाम हो गया, और एक्सटर्नल हमारा सीटेट है, जेटेट है, या अदर्स हो गया। अब यहाँ पर और एक चीज है, एक है हमारा डिसेंट्रलाइज अप्रोच। डिसेंट्रलाइज अप्रोच का मतलब है कि सारा पावर हम सीटेट को दे देंगे 100 में 100। तो केंद्र सरकार सारा पावर ले लेगा, तो झारखंड को तो बर्बाद ही कर देगा। कोई पैसा देगा झारखंड को? नहीं देगा। तो डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, कुछ हिस्सा हम अपने पास में रख रहे हैं। तो कुछ हिस्सा अपने पास में रख रहे हैं, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट में बोर्ड वाला क्या करता है? 10th का बोर्ड देखो, 12th का बोर्ड देखो, उसमें इंटरनल मार्क्स में दे करके बच्चे को क्या करता है? पास करता है। वो CBSE दखल देता है क्या? नहीं ना दखल दे रहा है। तो जब पहला तो डिसेंट्रलाइज अप्रोच हो गया, यानी कि शक्ति को क्या है, स्कूल में भी देखा, शिक्षा में रखा। तो जब भैया पावर दे रहा था, तुमको भरोसा भी होना चाहिए, यहाँ बायसनेस नहीं होना चाहिए। वो हमको 100 रुपये दे दिया है तो उसको ज्यादा नंबर दे दो, या फलाना स्टूडेंट हमसे ट्यूशन नहीं पढ़ रहा तो उसको नंबर नहीं दो।
ऐसा होता है। ट्यूशन के चक्कर में लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं कि इंटरनल मार्क्स काटेंगे, खासकर कॉलेज में ज्यादा होता है। प्रोफेसर लोग से नहीं पढ़ोगे ट्यूशन ना, तो इंटरनल मार्क्स ही नहीं देगा। इंटरनल मार्क्स ही नहीं देगा। जैसे हम लोग साथ हुआ था, हम लोग थे फिजिक्स ऑनर्स में, एक साल पढ़े तो मार्क्स अच्छा दिया, इंटरनल में नहीं पढ़े तो मार्क्स ही नहीं आया था। खैर यहाँ पे तो शिक्षक पर हमको क्या करना है, भरोसा करना है। तो बाहरी परीक्षा की तुलना में शिक्षक अपने छात्र की क्षमता, कमजोरी और सीखने की शैली को क्या जानते हैं, बेहतर जानते हैं ना। तो बाहरी वाला क्या जानेगा, हम ही नहीं ज्यादा अच्छा जानेंगे, तो हम अपने अच्छे से ही करेंगे। तो दोनों बता दिए हम लोग। तीसरा वाला आ जाओ, एसबीए की मुख्य विशेषता क्या होता है। तो एसबीए का साइलेंट फीचर जो पता नहीं चलता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट का, सबसे पहले यह इंटीग्रेटेड प्रोसेस को अपनाता है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस का मतलब है कि टीचिंग भी हम ही कर रहे हैं और असेसमेंट भी हम ही कर रहे हैं। तो हम तो टीचिंग के दरमियान बच्चे से घुल मिल भी गए हैं ना, और असेसमेंट में बच्चे का हम नेचर भी जान रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा ना हो गया हमारे लिए। तो यह सेपरेट है कि इंटीग्रेटेड है, यह इनकी समन्वय हो गया। छात्र और टीचर एक दूसरे से जुड़ा रह गया। सेपरेट में सीटेट वाला आता है। वो तुमको जान रहा है क्या कि तुम आपका क्लास में ठंडा के दिन में संडे छुट्टी मना रहा है, तुम यहाँ पढ़े जा रही हो, फिर भी बेरहम जैसा हार्ड हार्ड सवाल दे देगा जो कि हम लोग पढ़ाए भी नहीं है। वैसे नहीं देता है वहाँ। दूसरा इसकी विशेषता के चाइल्ड सेंटर्ड होता है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब टीचर जब बच्चे को जान गया है तो उसका डाइवर्सिटी को भी जान रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस को भी जान रहा है। तो जो जिस लायक बच्चा होता है वो उस लायक बच्चा क्या करता है, वो लोग मार्क्स दे रहा है। ठीक है। तो बच्चे की व्यक्तिगत जरूरत पर ध्यान देता है, ना कि पाठ्यक्रम को पूरा करने पे। तीसरा वाला चीज क्या हो गया हमारा, तनाव मुक्त वातावरण। तनाव मुक्त वातावरण यानी फ्री, फियर फ्री इन्वायरमेंट। क्योंकि असेसमेंट टीचर ही कर रहा है, टीचर तो सब बच्चे को जानते हैं, इसलिए बच्चा वहां पर टीचर से नहीं डरता है। तो नहीं डरता तो एग्जामिनेशन का जो एंजाइटी होता है वो नहीं होता है। होम सेंटर पढ़ते हैं से बच्चा लोग खुश हो जाता है ना कि अरे मेरा होम सेंटर पड़ गया, होम सेंटर पड़ गया। दूसरा देखो, फोकस ऑन कम्प्लीट, ये कॉम्पिटेंसी यानी कि कौशल विकास पर जोर देता है। देखो, जब हमारा इंटरनल पावर दे ही दिया तो टीचर खाली रट्टा नहीं मरवाएगा, बल्कि छात्र का स्किल को सिखलाएगा, डेवलप कराएगा। और क्या क्या दक्षता है कि किसमें उसका हुनर ज्यादा है, उस पर वो लोग क्या करता है, विशेष ध्यान देता है। अगला विशेषता में हम लोग आते हैं क्या, यहाँ मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब हम जांचेंगे, तुम्हारा जरूरी थोड़ी कि हम पेन पेपर कर लें, कुछ बुलवा लेंगे, कुछ डांस करा देंगे, कुछ एक्टिविटी करा देंगे। हजार तरीका है क्योंकि डाइवर्सिटी है। तो इसको मल्टी डायमेंशनल बोला गया है। पोर्टफोलियो से, सेल्फ असेसमेंट से या पीयर असेसमेंट से हम लोग जांच करके उसको नंबर देते हैं। लाभ क्या है एसबीए का। एसबीए का लाभ है, छात्र के लिए क्या लाभ है कि छात्र अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलता है, टीचर से परिचय है। बोल देगा सर सर रुकिए नहीं, इस बार आप हमसे एक सवाल और पूछ लीजिए। होता होगा तुम लोग के साथ भी, वाइवा जब होता था तो सवाल नहीं बताया, सर कोई दूसरा सवाल पूछिए, नहीं बोला नहीं मालूम है। तो तुमको क्या मिला, मौका मिला ना। तो मौका मिला तो तुम्हारा लर्निंग क्या है, परमानेंट ना हो जाता है यहाँ पर। और शिक्षक के लिए क्या है कि वह अपना शिक्षण विधि को चेंज करता है, हार्ड सवाल नहीं बना पा रहे, चलो आसान सवाल दे देते हैं। प्रणाली सिस्टम के लिए कैसा है भैया, तो यह रट्टा मारने वाला को खत्म कर दिया, जो जहां सुविधा लग रहा है वहीं पे क्या है, वो जवाब दे देता है। ठीक है। तो एग्जाम टाइम में पूछा जाएगा कि एसबीए का मतलब स्कूल में होने वाली छमाही या सालाना परीक्षा है। तो बोला नहीं, यह सालाना वालाना नहीं है। एसबीए खाली परीक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें खेल भी होगा, प्रोजेक्ट भी होगा, व्यवहार भी होगा, और एक दूसरे के साथ कैसा तुम सहयोग करती हो, संज्ञान कैसा लेती हो, सब कुछ होगा। यह खाली अंक के लिए नहीं होता है, बल्कि यह ओवरऑल सबके लिए होता है। क्लियर हो गया, हाँ। ठीक है। एस बी अब पिछले साल का क्वेश्चन वाला में देखो क्या क्या, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अरेंज नहीं किया जल्दबाजी में। तो देखो, विद्यालय आधारित आकलन जो एसबी होता है उसमें मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सीटेट 2014 में पूछा था, है ना। तो पहला देगा, बाहरी परीक्षकों की तुलना में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो यही तो सही हो गया, यही ना सही हो गया कि बाहरी वाला उतना थोड़ी जानेगा जितना हमारा अंदर वाला जानेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया कि विद्यालय आधारित आकलन जो एसबी होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो, बोर्ड परीक्षा के जवाबदेही बढ़ाना गलत बात है, शिक्षण के आकलन को एकीकृत करना, इंटीग्रेटेड ना हो गया यहाँ पे। तो एसबीए भी तुम्हारा खत्म हो गया, कुछ दम नहीं लगा एसबीए में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे देखो 2000 एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन में 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड का क्या मतलब है। 360 मतलब एक पूरा चक्कर लगाना। एक पूरा चक्कर लगाना का मतलब
हम अपने समाज में तुमको कलेक्टर बना देंगे और डेली घूस लिए जाओ, तो वैसा कलेक्टर कोई काम का है? कलेक्टर भी बनाएंगे, नैतिकता भी बताएंगे ना, मानवता भी बताएंगे, संवेदना भी बताएंगे। तो 360 डिग्री को बोलता है ओवरऑल डेवलपमेंट, चारों तरफ का आकलन, खाली पढ़ाई वाला नहीं कि लड़का पढ़ भी रहा है और बुरा संगति भी कर रहा है, तो सही होगा क्या? तो 360 समझ में आया? 360 का मतलब क्या होगा, सब कुछ को लेना है। तो खाली गणित उगन और विज्ञान उगन का नहीं है, इसमें संज्ञान देखना, संगति वंगति सब कुछ आता है, भावना को देखना है, मनोप्रेरणा देखना, साइकोमोटर देखना है कि तुम्हारा कैसा रुझान किधर जा रहा है। उसी को बोला जाता है 360 डिग्री। हाँ देखो, हॉलिस्टिक का मतलब सर्वांगीण हो गया, तो 360 भी तो सभी सब कुछ आ जा रहा है। 360, हाँ वो हॉलिस्टिक ही है। 360 और हॉलिस्टिक दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू है। मल्टी डायरेक्शन डेवलपमेंट होना चाहिए, खाली पढ़ाकू नहीं बनाना चाहिए। तुम अपने घर में अपना बेटा खाली पढ़ाकू बनाओ ना, खूब सीधा बन जाओ, मैंने बना दो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कब तक? सीधा बेटा माँ के लिए प्यारा होता है क्योंकि उसके हर बात मानता है। वही सीधा बेटा जब शादी आएगी ना, शादी हो गई तो बीवी बोली, इतना सीधा, चल बेटा चाबी घूम। चाबी घूम गया तो पल्लू में कहाँ गया? बीवी का। अब वही बेटा जो सीधा था माँ के लिए क्या हो जाता है? नाक का नेटा हो जाता है। तो ज्यादा सीधा भी नहीं करना चाहिए, मतलब हॉलिस्टिक रखना चाहिए। 360, तुमको टेढ़ा भी होना है, तुमको सीधा भी होना है, तब ना तुम सही तरीके से चुनाव करोगी। ये हमारा एसबीए भी खत्म होने होने को ही है। कितना पन्ना पे आ गया हम लोग? 13 पे हैं, ठीक है। अब पार्ट 3 आ रहा है, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव, सीसीई। तो सीसी याद है ना सिलेबस में कहाँ था? लास्ट वाला पार्ट में आ रहे हैं हम लोग। तो सीसी क्या होता है भाई? लगातार। देखो सीसी क्या है, सीसी को सीबीएसई द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीआई आरटी 2009 के तहत लागू किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को क्या, एग्जाम सेंट्रिक हटाना है, क्योंकि डर होता है ना, बार बार एग्जाम एग्जाम एग्जाम, लड़का सुसाइड कर लेता है। तो एग्जाम सेंट्रिक से हटाकर कहाँ बनाना है, चाइल्ड सेंट्रिक। तो पहला तो एमसीक्यू यही आ जाएगा तुम्हारा कि इसको कब लागू किया गया है? तो आरटी 2009 के तहत लागू किया गया। पर्पस क्या है? कि एग्जाम फोबिया से हटाना है और चाइल्ड स्टैंडर्ड बनाना है। नहीं तो इससे पहले लगातार देखो, हम लोग के जमाने में साल में एक बार परीक्षा होता था। तो एक बार परीक्षा होता था ना, तो हम लोग साल भर पढ़ते थे। और तुम्हारा मैथ तो अभी चूजा है, हमारा मैथ बहुत टफ था। हम लोग कैलकुलस, आरसी सिन्हा, केसी सिन्हा, कितना नहीं, 12 को तो मैथ हम लोग को पढ़ना रहता था। 11 12 में बर्बाद हो जाते थे कि बाप रे, साल में एक ही को परीक्षा होगा। अब देखते हैं मतलब हमारा भांजा लोग का कि साल में तो 4 बार परीक्षा ले ले रहा है। पहला परीक्षा पूछा 25% कंटेंट, उसको डिलीट कर दिया, बोला अगली तो 75% होगा। नतीजा कोरोना वाला टाइम में हम लोग जब पढ़ाते थे देखते थे मात्र 4 ही को चैप्टर और एनुअल एग्जाम, बोले एनुअल एग्जाम 4 ही चैप्टर। तो वो क्या किया, वह एग्जाम का फोबिया को हटा दिया बच्चे के लिए। हम लोग को सोचो, हम लोग को लगभग कितना होगा होगा 23 24 चैप्टर पढ़ना होता था, और एक ही दिन एग्जाम में 2400 चैप्टर से सवाल आता था। अभी इन लोग का 4 को चैप्टर है। अभी हम इकोनॉमिक्स एक लड़के का पढ़ाए है ना, पूरा साल भर का उसकी मम्मी बोली खत्म कर दीजिएगा। हम मन ही मन सोचे आपको क्या मालूम है कि कंटेंट का तो 25% कर दिया है। एक ही महीना में उसका सोशल साइंस खत्म कर दिए। 20 ही चैप्टर था, चार चार था, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स वगैरह का। उससे फायदा क्या हुआ कि बच्चा एग्जाम का डर नहीं रहा, लगातार परीक्षा होने से बच्चों को एग्जाम का आदत हो गया, फैमिलियर हो गया, और एग्जाम सेंट्रिक से चेंज होकर कहाँ चला गया, चाइल्ड सेंट्रिक चला गया। अब देखो यहाँ, सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब लगातार, यानी कि मूल्यांकन जो होना चाहिए, वह कहता है कि पढ़ाई के बाद मत कीजिए, आप मूल्यांकन पढ़ाने 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 के दरमियान लगातार करते रहिए। जैसे ये वही चीज हो गया कि तुम आज एक कपड़ा पहनो और ठीक अगला साल आएगा तो 1 जनवरी को वाला कपड़ा को उतारना। तो एक साल तक एक ही कपड़ा कोई पहन सकता है? पहले वही था कि तुमको एक साल तक एक ही को परीक्षा पर निर्भर होना पड़ता था, उसमें डर होता था। पहला चीज हो गया तुम्हारा वो सतत, तो बता दिए। सतत का मतलब क्या है हमारा, कंटिन्यूअस। दूसरा है नियमितता। नियमितता का मतलब तुमको लगातार लेना था परीक्षा, तो तुम मान लो कि 3 महीना तक नहीं लिया, चौथा महीना लगातार 10 को एग्जाम ले ली लगातार, संडे मंडे, वो नहीं। तुम में एक रेगुलरिटी होना चाहिए, गैप। गैप का मतलब है कि अगर 2 महीना गैप रखे एग्जाम में, तो अगला एग्जाम में भी 2 महीना गैप। तो पहला वाला देखो, सतत में क्या क्या हम लोग समझे? सतत में हम लोग समझे हैं कि वह कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि हमारा प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके दौरान चलना चाहिए, ना कि वर्ष के अंत में। और वह रेगुलर होना चाहिए, और जब रेगुलर होगा
तो बच्चा कहीं ना कहीं तो अटकेगा ना। तो उसका क्या करना चाहिए, डायग्नोसिस भी करना चाहिए। जब डायग्नोसिस से पता चलेगा यहाँ पे दिक्कत है तो उसका रिमीडियल भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि फीडबैक, फीडबैक का मतलब फीडबैक बच्चा और टीचर दोनों को एक दूसरे से लेना और देना है, ताकि टीचर अपना विधि को बदले और बच्चा भी अपना प्रदर्शन को सुधारने का मौका ले। तो तुमको हम एक ही पैराग्राफ में शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझा दिए, किसका मतलब, सतत का मतलब। समझ में आया? असेसमेंट को भूल जाओ, अभी अभी हमारा सिर्फ एक शब्द बता रहे हैं, उसका नाम है सतत यानी कंटिन्यूअस। असेसमेंट तो देखो हिंदी में पढ़ाते हैं, असेसमेंट का मतलब होता है, असेसमेंट क्या आकलन है कि मूल्यांकन है वो? हाँ, तो असेसमेंट आकलन हो गया हिंदी में तो, हटा दो। अरे सुनो सुनो, एक एक लड़की के एक डॉट पहले क्लियर करेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है कि हम पढ़ा रहे हैं और फोर लगाने का मौका दे रहे हैं। फोर यानी कि मौके पे चौका। तो मौके पे चौका तुम अभी ना लगाओगी, अभी तेरा नंबर कम आया तो दोबारा टेस्ट दे देंगे, फिर से समझा देंगे। तो ये पढ़ाने के दरमियान जो होता है वह असेसमेंट फोर होता है। क्या होता है असेसमेंट फोर? अब पढ़ाने के बाद जो होता है वह असेसमेंट ऑफ होता है। अब कंटिन्यूअस क्या होता है? तो कंटिन्यूअस वाला एक शब्द है, वह कह रहा है कि साल में एक बार परीक्षा लीजिएगा तो बच्चा फेल करेगा, डर के सुसाइड कर लेगा। आप सालों भर परीक्षा लीजिए, तो सालों भर आप असेसमेंट फॉर भी लगाइए और असेसमेंट ऑफ भी लगाइए। तो कैसे होता है, जब हम लोग पढ़ा रहे हैं पाठ को तो असेसमेंट फॉर लर्निंग कराएंगे। जब चैप्टर वन तेरा कंप्लीट करा दिए, तो चैप्टर वन कंप्लीट करा दिए तो एक साल में नहीं ना कराए हैं हम, तो एक ही हफ्ता में करा दिए। तो एक चैप्टर खत्म कराने के बाद जो परीक्षा लेंगे वह कहलाएगा असेसमेंट ऑफ। अधिकतर लड़के लोग सोचे कि असेसमेंट ऑफ का मतलब साल का अंतिम परीक्षा होता है, साल का अंतिम परीक्षा नहीं, वहाँ डिफिनेशन में लिखवा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन यूनिट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन यूनिट। और एक सिलेबस में 100 को यूनिट होता है, तो 100 को यूनिट खत्म होगा तो 100 को ना तुम लेगी, तो 100 को खत्म होने के बाद लेगी तो 100 को असेसमेंट ऑफ हो गया। और 100 को यूनिट पढ़ाने के दरमियान में जितना ले रही है वो हो गया असेसमेंट फोर हो गया। अब आया समझ में कि नहीं आया? और रेगुलर तो वहीं से हमारा रेगुलर हो गया। डायग्नोस्टिक है, रिमीडियल है और फीडबैक। देखो नोट शॉर्ट रखे हैं, वीडियो को देख देख करके एकदम बना लेना अच्छे से, है ना, लिख लेना। जैसे कि हम, मेरा सीटेट पास है, दुनिया पूरा जान रहा है कि एसएसटी भी हम पास कर गए। पिछले साल एसएसटी पास किए थे। हमको जरूरत है क्या अभी इतना मेहनत करने का? सही कहो तो हम जेटेट का टाइम काट के दे रहे हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, जेटेट है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि सीटेट वाला का भी रिजल्ट आ ही जाए जैसे पिछले बार आया था। तो इतना मेहनत करने के बाद अगर कॉपी नहीं दिखाएगी तो तुम मान के चलो कि सफलता से तुम खुद को दूर कर रही है। हम तो तुमको नजदीक ले ही आए हैं, हम तुमको नजदीक ले ही आए हैं, दूर तुम खुद करोगी जब नोट्स नहीं बनाएगी। अब आ जाओ इसमें, व्यापक का क्या अर्थ होता है? तो व्यापक का अर्थ है कि मूल्यांकन है बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू को शामिल करना है। हम कलेक्टर बना दे, पूरा तैयारी करा दे, और तुम में जो सो डेली तुम घूस खाओ घूस खाओ, तो सारा पहलू को देखे क्या? तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सारा होना चाहिए। तो सारा होना चाहिए तो उसको दो भाग में बांटा गया है। किस किस में भागा बांटा है? सबसे पहले तो स्कॉलस्टिक। क्या है स्कॉलस्टिक? स्कॉलस्टिक का मतलब, स्कूल गर्म पानी ले लो ना, जाओ ना अंदर में, आराम से ले लो। कफ सिरप भी है, तुम ही तो लाई थी। सिरप है, हाँ, मांगो ना जा करके, तुम ही लाई थी, बोलो सिरप ले लो। और गर्म पानी मेरे लिए भी ले आना थोड़ा सा, आधा गिलास में। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, एक है स्कॉलस्टिक और एक है को स्कॉलस्टिक। तो हमको पता तो चल गया कि मूल्यांकन तो हमको सभी पहलू को देखना है। तो सभी पहलू में सबसे पहले तो स्कूल में पढ़ाने वाला विषय हो गया। तो पढ़ाने वाला विषय में क्या क्या है? गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भाषा, सब कुछ ना हो गया। तो जब सब कुछ हो गया तो हम लोग दोनों तरीके से करेंगे, असेसमेंट फोर मौके पे चौका भी लगवाएंगे, और लास्ट में हम क्या देंगे, जजमेंट भी देंगे। तो जजमेंट हमारा असेसमेंट ऑफ होता है, वो समरी, स से समरी, स से सारांश, सारांश में जजमेंट कि सीता को कौन लेके भागा, तो रावण लेके भागा, जजमेंट ना हो गया। और फॉर्मेटिव कहानी सुना रहे। तो फिर से बता रहे स्कॉलरशिप में वैसा विषय होता है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाने वाला विषय, और पढ़ाया जाने वाला विषय में हम लोग फॉर्मेटिव भी करेंगे और समेटिव भी करेंगे। अब को स्कॉलस्टिक क्या होता है? तो को स्कॉलस्टिक ऐसा विषय होता है जो स्कूल में डायरेक्ट पढ़ाते तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट हम लोग सिखाते हैं। क्या क्या सिखाएंगे? जीवन जीने का कौशल,
बड़े को नमस्ते करो, छोटे को प्यार करो, अभिवादन किया करो, मोहल्ले समाज में घुल मिल करके रहा करो। तुम्हारा रुचि किस में है, तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है, तुम्हारा नैतिकता कैसा है, खेल कूद कला, है ना। इसका कोई फिक्स सिलेबस होता है क्या? नहीं ना होता है। तो नहीं होता है तो हमको स्कॉलस्टिक यानी कि जो किताब वाली बात है वो पढ़ा दिए, को स्कॉलस्टिक जो किताब वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग आचरण से अपेक्षा करते हैं ना, तो हमारा मूल्यांकन दोनों का होना चाहिए। किसका किसका? स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक। और दोनों मूल्यांकन कंटिन्यूअस चलेगा। और दोनों मूल्यांकन में असेसमेंट ऑफ भी लगेगा और असेसमेंट फॉर भी। यानी कोई लड़का सिगरेट पी लिया तो हम उसको मौके पे चौका नहीं लगाएंगे, उसको सुधरने का मौका देंगे। पीता ही ना, कॉलेज में ही तो पीता है, स्कूल में ही तो पीता है। दिवाली में वो लोग बम फोड़ता फोड़ता है ना बम। तुम लोग के भी स्कूल में बम फूटा होगा दिवाली में। तो वो किस में चला गया? को स्कॉलस्टिक में चला गया। तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में प्रिंसिपल उसको रेस्टिकेट करते हैं। दुखो खाएंगे थोड़ा देर में। निकाल दी है अभी तो, अधूरा है हमारा। गर्म पानी दो ना आधा गिलास। नहीं, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखो यहाँ ये हो गया हमारा सीसीई के उपकरण। तो अभी तक हम लोग क्या क्या जाने, पेज नंबर खाली 15 याद रखना है ना। 15 याद रखो क्योंकि सिलेबस को बार बार देखना जरूरी है। मतलब आप सबसे दूर जा रहे हैं। पेज नंबर एक में गए। नंबर एक में क्या क्या देख लिए हम लोग? सबसे पहले याद करो। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग समझा दिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग समझा दिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट समझा दिए, कंटिन्यूअस क्या होता है वो समझा रहे हैं दिए। अभी कॉम्प्रिहेंसिव बता रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब स्कॉलस्टिक भी और को स्कॉलस्टिक भी। नोट्स तरीके से रखे हैं, शॉर्ट रखे हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ छोड़े नहीं है। इतना ही करोगी तो तुम पास कर जाओगी। इतना ही अटेम्प्ट में भी पास कर जाओगे, याद रखना। पेज नंबर क्या बोले थे? 15 था ना हमारा। कुछ छूट तो नहीं ना रहा इधर वाला में? हाँ ठीक है, ये तो बता दिया हमारा। व्यापक का अर्थ कम्प्रिहेंसिव बता दिए। अभी तक तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस तो मालूम है। लेकिन तुम अपने दोस्त लोग से पूछना ना कि कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, CCE। तो सी से हो गया कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस बोल देगा, वो साल भर लेते हैं। लेकिन किसी से कॉम्प्रिहेंसिव पूछो तो कॉम्प्रिहेंसिव कम लोग बताएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव में स्कॉलस्टिक भी आएगा और को स्कॉलस्टिक भी आएगा। स्कॉलस्टिक क्या होता है वो भी तुमको बता दिए, को स्कॉलस्टिक क्या होता है वो भी बता दिए। तो सीसी खत्म हो गया हमारा। अब सीसी करेंगे कैसे, कौन क्या उपकरण अपनाएंगे भैया? स्कॉलरशिप देखो, स्कॉलरशिप के लिए तो हम लोग विषय का परीक्षा ले लेंगे। स्कॉलरशिप हो गया। लेकिन नैतिकता का कैसे ले परीक्षा? तो उसके लिए कुछ दूसरा ना छिपा हुआ, जैसे मान लो अमीषा के मन में क्या है, अमीषा हमको लिख के बता रही है नहीं ना। हमारे अंदर छुपा हुआ उपकरण है ना, तो हम जान गए अच्छा ये परेशान हो रही है इतना सारा क्वेश्चन से। तो वो टेक्निक है, वो टीचर को जानना जरूरी है। क्या क्या टेक्निक है देखो। सबसे पहले तो टीचर क्या करेगा, पोर्टफोलियो बनाएगा। पोर्टफोलियो बनाने से छात्र का हर एक डाटा हमको पता चल जाता है, उसका नेचर, उसका सी नेचर, सब कुछ। दूसरा क्या हमारा एंटीकोडल रिकॉर्ड। तो एंटीकोडल रिकॉर्ड जो है वो एक चीज होता है, जब हम लोग पोर्टफोलियो वगैरह डीप में पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसको। इसमें क्या करते हैं कि छात्र के व्यवहार के विशिष्ट घटनाओं का संचित विवरण। तो ये सब चीज किताब में ही है, कोई भी स्कूल वाला इसको रेगुलर फॉलो नहीं कर पा रहा है। तीसरा चेक लिस्ट और रेटिंग स्केल। चेक लिस्ट और रेटिंग स्केल को तुम ऐसा समझो कि हम लोग जब वाइवा लेते हैं ना, इंटरव्यू वाइवा, तो हाँ देखना स्टार डालेंगे, 1 स्टार 2 स्टार या ABCD। तो लोग पूछते हैं कि सर ABCD का क्या मतलब है, या कुछ अजीब जैसा फिगर बनाते हैं, तो वो रेटिंग हम लोग देते हैं। सामने नहीं पता चलेगा लेकिन हमको पता चल जाएगा हम इसको क्या रेट दे रहे हैं, इसके व्यवहार को कैसे देख रहे हैं, इसका कौशल को देख कैसे देख रहे हैं। और लास्ट हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है। तो स्कॉलस्टिक तो मेजर कर लिए परीक्षा में प्रश्न देके। को स्कॉलरशिप कैसे मेजर करेंगे? तो को स्कॉलरशिप तुम्हारा पोर्टफोलियो, एंटीसीडेंटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट और ऑब्जर्वेशन। सबसे बड़ा इसमें भूमिका क्या निभाता है? ऑब्जर्वेशन निभाता है। बिना पोर्टफोलियो बनाए हम ऑब्जर्व तो कर ले रहे हैं ना, कौन लड़की कितना ध्यान लगा रही है, कितना ध्यान नहीं लगा रही है। तो ये 35 मिनट इसमें ले लिया है। अब परीक्षा का ट्रैप में 15 पन्ना थोड़ा सा स्लो हो गया इसमें, हमको लग रहा है एग्जाम ट्रैप में। देखो सीसी का उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का बोझ को बढ़ाना है क्या? क्योंकि ये सब बाबा टेस्ट होते हैं। तो बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं, बाबा टेस्ट हो रहा है तो बोझ घटा रहा है। क्योंकि परीक्षा के लेवल को कम कर दे रहा है, फियर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है। तो इसमें अंक के बजाय हम लोग लर्निंग पर फोकस करते हैं, हम लोग इसको कंपैरिजन नहीं करते हैं।
है ना, हम लोग इसको कंपैरिजन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला वाला देखो, 2015 का क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन क्या है? तो कॉम्प्रे क्या सभी विषय का मूल्यांकन है? तो सभी विषय में को स्कॉलरशिप का तो नाम नहीं ना डाला है, तो गलत है। अच्छा, ये कह रहा है खाली को स्कॉलरशिप, तो ये भी तो गलत हो गया। अब ये कह रहा है शैक्षिक और सह शैक्षिक। अब मीनिंग समझ में आया तुमको? अब तो बन जाएगा ना क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा वाला देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन में आ जाओ। तो सतत का अर्थ क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो सबसे पहले शिक्षण के दौरान नियमित आकलन, तो ये तो है ही, ये तो है। सीखने का अंतराल का निदान, सीखने का अंतराल, सीखने का अंतराल का निदान, मतलब जो तुम्हारा गैप हो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है क्या, सीखने के अंतराल का निदान? अरे यहाँ थोड़ा हिंदी ही दे दिया है। हम्म, देखो तुलना फुलना तो नहीं करना होगा यहाँ, थोड़ा सा देखो सीखने का अंतराल का, यहाँ थोड़ा हम थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, पता है क्या है? शिक्षण के दौरान नियमित आकलन, ये तो सही है। अब हो रहा है कि सीखने के अंतराल का निदान है, मतलब कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जब होगा, तो तुमको मौके पे चौका लगाने का बार बार ना मौका देंगे, तो हम उसमें डायग्नोस्टिक भी तो करेंगे ना, और रिमीडियल भी ना करेंगे। वही चीज लिखना था, लेकिन यहाँ कुछ और लिखा गया। ठीक है, तो ये वाला भी सही होगा। याद रखना कि सी वाला बोल रहा है कि तुलना करना, तो तुलना करना तो हम लोग करते ही नहीं है, तुलना नहीं ना करते, ये गलत जवाब है, इसलिए नहीं होगा। इसको क्वेश्चन को हटा दो। अच्छा ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या होगा हमारा, कि सीसी के तहत एक शिक्षक के लिए पोर्टफोलियो तैयार करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो केवल जहां आएगा उसको हटा दो, केवल को तो लेना ही नहीं है। सत्र के अंत में खाली करेगा, तो सत्र के अंत में करेगा, तो शुरू में लड़का सिगरेट पी लिया था, वो तो देखा ही नहीं। तो छात्र के विकास के विविध साक्ष के समय के व्यवस्थित करना, ये करना, ये वाला सही हो गया हमारा। अच्छा ठीक है हमारा। अब लास्ट 18 से 24 है, यानी कि हमारे पास में 6 पेज बचा हुआ है ना। तो लास्ट पार्ट है हमारा पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिस, यही ना लिखा था सीटेट का सिलेबस में, लिखा था ना, पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिस। एकदम सिस्टमेटिक बना दिए तुम्हारा नोट्स। तो क्या होना चाहिए, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। देखो एनईपी 2020 का नया परिप्रेक्ष्य आया है। वह क्या कह रहा है कि 2020 का जो शिक्षा नीति है, उसके तहत सीसीई और एसबी एसबीए, इसको और भी आधुनिक बनाया और भी वैज्ञानिक बनाया। तो कैसे बनाया है? एक नया सेंटर बनाया, उसका नाम रखा है परख। क्या नाम रखा है? परख। तो केंद्र सरकार जो परख नामक एक नेशनल असेसमेंट सेंटर रखा है, वो राष्ट्रीय स्तर पर है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पी का फुल फॉर्म देखो, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। किसका डेवलपमेंट का बात कर रहा है? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का है। यही परख एग्जाम में आता है। परख क्या है देखना, तुम लोग को पिछले साल दी होगी तो पूछा था, परख क्या है ना। दूसरा 360 डिग्री रिपोर्ट, एग्जाम में आता है। 360 डिग्री रिपोर्ट क्या है भाई? तो 360 रिपोर्ट में छात्र का आकलन जो हम लोग करते हैं, मूल्यांकन, खाली मार्क्स का नहीं करते हैं, बल्कि सब कुछ करेंगे। क्या क्या करेंगे? इसमें सेल्फ असेसमेंट भी होगा, इसमें पीयर असेसमेंट भी होगा, इसमें टीचर असेसमेंट भी होगा, और इसमें एआई बेस्ड असेसमेंट, यानी तुम कंप्यूटर कितना जान रही हो, कितना नॉलेज तुमको है। तो इसी को 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड बोल रही है। अच्छा, अब लाज आप प्रैक्टिस देखो, यहाँ पे हम दूसरा हेडिंग को याद रखना है। ये अभी हम लोग क्या पढ़ा रहे थे? हम लोग पढ़ा रहे थे यहाँ परिप्रेक्ष्य क्या है, पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव में नया पर्सपेक्टिव लाया है, क्या लाया? परख को लाया, परख लाया, और 360 डिग्री लाया, मैंने एक नया नजरिया लाया है। क्या लाया? नया नजरिया। पर्सपेक्टिव के अंदर नजरिया, तुम्हारा नजरिया क्या है अभी? तो अभी हम लोग एक नया नजरिया लिया है, परख और 360 डिग्री जांच करेंगे। कैसा जांच करेंगे? 360 डिग्री जांच करेंगे। अब इसको अभ्यास में कैसे ला रही है भैया, रियलिटी में कैसे ला रही है? तो रियलिटी में लाने के लिए, रियलिटी में देखो कैसे कैसे ला रहे हैं। तो प्रैक्टिस में आकलन का 3 डोमेन है। तो आकलन यानी कि ये हमारा क्या हो गया, असेसमेंट ना हो गया ये। तो असेसमेंट का 3 डोमेन है ना। तो असेसमेंट का 3 डोमेन में पहला होगा हमारा, देखो 3 डोमेन का मतलब हम बता देते हैं। कोई लड़का लड़की का ब्याह शादी करने के लिए माँ बाप गया देखने के लिए, तो लड़की का खाली खूबसूरती देखा, तो पहला डोमेन। दूसरा देखे बातचीत का सलीका कैसा है, तो हो गया दूसरा डोमेन। तीसरा, जरा सा खाना बना के खिलाइए, तो अच्छा लड़की खाना भी बनाना जानती है, तो ये हो गया तीसरा डोमेन। बोला समझ में आया उदाहरण?
तो उसी तरह से यहाँ पे डोमेन है कि हम किसी का आकलन कैसे करेंगे, तो इसका 3 गो डोमेन दिया है। अच्छा, इसको बहुत फेमस है बेंजामिन ब्लूम, है ना। ये तो मेन चीज तो मेरा बचा ही रह गया। 40 मिनट हो गया है, ठीक है, इसको खत्म करेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनोमी इसी में पढ़ाना होगा, है ना, इसी में ही डाले हैं। तो बेंजामिन ब्लूमिंग है, उसको त्रिआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब हम अगर आकलन करेंगे तो बच्चा का दिमाग, कॉग्निटिव का मतलब मानसिक को देख रहे हैं, मानसिकता, यानी मानसिक कौशल कैसा है और उसका ज्ञान कैसा है, वो तो होगा हमारा मानसिक। अब कोई कलेक्टर बन गया तेज बन करके और डेली घूस खाया जा रहा है, यानी कि उसका भावना मर गया। तो हमको क्या देखना, भावना भी तो देखना है ना। भावना यानी ये क्या होगा, अफेक्टिव डोमेन, कि तुमको खाली पढ़ाकू नहीं बनाना है, हम तुम्हारा भावना भी देखेंगे, मूल्य भी देखेंगे और दृष्टिकोण भी देखेंगे, नजरिया कैसा है। इसीलिए बड़ा बड़ा गजेटेड ऑफिसर में ना तीनों डोमेन में इंटरव्यू होगा। और छोटा मोटा लल्लू पल्लू वाला जैसे टीचर का एग्जाम, उसमें इंटरव्यू होता है नहीं होता है, क्योंकि वह समाज को उतना प्रभावित नहीं करेगा जितना कि एक आईएएस ऑफिसर करेगा। तो इसलिए टीचर वाला में खाली सब्जेक्टिव नॉलेज देख लेता है, इंटरव्यू का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आईएएस अफसर में जाओगे तो तीनों डोमेन में वहाँ इंटरव्यू होगा। तुम पढ़ने में बहुत अच्छा नंबर लाइए, लेकिन अब तुम्हारा वो भावना देखेगा कि यह समाज को कैसा लेके जा रहा है। तो अफेक्टिव डोमेन बता दिए ना। तीसरा तुम्हारा साइकोमोटर। देखो मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल क्या करता है, चलता है ना। तो चलता है तो मोटरसाइकिल का कल पुर्जा इंजन घिसता है। तो साइकोमोटर का मतलब तुम्हारा शरीर का अंग कैसा चल रहा है, तुम लचर पुचर तो नहीं हो गई हो। 20 साल की हो और मालूम चला 50 साल का झुक झुक के आ ठीक है आ रहे हैं, वैसा वाला नहीं, ठीक है। तो साइकोमोटर डिपेंड किस पे करता है, मन से। बोला जाता है कि लड़ने के लिए तलवार चाहिए, सही है कि गलत है? गलत है, लड़ने के लिए कलेजा चाहिए। अरे तलवार तो हर एक के घर में, हर बाजार में है। किसमें कलेजा है भाई कि जा करके तलवार को खरीद ले? समझो बात को। तलवार तो बाजार में बिकता है ना, लेकिन कलेजा जिसके पास है वही जाकर तलवार खरीदेगा और लाएगा। तो साइकोमोटर वही है कि तुमको बहादुर होना है, तो वो बॉडी बिल्डर वाला बहादुर नहीं, मन वाला बहादुर। कि 30 दिन में सीटेट है, नोटिफिकेशन कम है, विपरीत परिस्थिति है, तैयारी नहीं है। तो हम क्या करें, कलेजा का मजबूत करें, 2 घंटा की जगह 4 घंटा पढ़ेंगे, 4 की जगह 8 घंटा पढ़ेंगे, और हम क्या करेंगे, निकालेंगे। क्योंकि पिछले बार हमारा निकला था तो इसी भावना से ही निकला था। दिन भर रात भर एक कर दिए थे वहां पोस्ट ऑफिस चौक में, और सोशल साइंस से निकाले थे, जबकि हमारा सब्जेक्ट ही था सोशल साइंस। कितना पढ़े होंगे और कितना भूलेंगे वही हम जानते हैं। डेली भूलते थे, डेली हमारा नंबर एसएसटी में कितना आ रहा था, तो 17-18। जान हमारा कौन बचाया है, तो जान हमारा वो पेडागोजी बचाया है। पेडागोजी एसएसटी का 20 है ना, तो एसएसटी का 20 में मेरा 17-18 आ गया था। इसमें भी 20 है, मैथ साइंस में भी 20 है, दोनों बराबर है। तो ये तो तुमको समझा दिए भाई। तो आकलन तुम लोग कैसे करोगे, आकलन का कितना डोमेन है, प्रैक्टिस। 3 डोमेन, यानी कि तुम एज ए टीचर जब प्रैक्टिस में जाओगी बच्चे का, तो तुमको सीसी में करना है। तो सीसी में हॉलिस्टिक और को हॉलिस्टिक करोगी, और को हॉलिस्टिक करोगी तो तुम्हारा कैसा है, तीनों चीज देखना। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव यानी किताबी वाला ज्ञान ले लेगी, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आर्ट्स, तो पास कर गया, अच्छा ठीक है। फिर तुम उसका क्या देखेगी, नेचर, कि नेचर अच्छा है कि नहीं, नैतिकता वगैरह जानता है कि नहीं। और तीसरा उसको देखे कि अंदर से मनोप्रेरणा कहीं बुझा बुझा तो नहीं है, डिप्रेशन पे तो नहीं है, मन का हारा हुआ तो नहीं है। ठीक है, तो शारीरिक कौशल और गतिविधि का समन्वय, ये तीनों चीज हो गया हमारा। तो ये तो हो गया हमारा। अब सबसे बड़ी भी याद है कि इसका कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, तो बेंजामिन ब्लूम्स। बेंजामिन ब्लूम ने दिए हैं। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी बहुत भयानक है, बार बार एग्जाम में पूछता है, 5 लेवल है उसका, है ना। 5 लेवल है, तो ये रहा 5 लेवल, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे तुम लोगों को? देखो इतना अच्छा अच्छा तुमको आज हम एक ही दिन में झटके से करा दिए ना, ऑनलाइन में कितना दिन लगता। यहाँ पे है हमारा ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो ब्लूम्स टेक्सोनोलॉजी में सबसे पहले बोला जाता है ना कि आप पहला स्तर क्या होता है, नॉलेज। नॉलेज का मतलब है, ठीक है, सबसे पहले तुमको नॉलेज को जानना है। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, व्याख्या करना है। मतलब कि सोचो ऐसा, नॉलेज का मतलब है कि कैसे बताएं, बिजली का करंट है, हीटर है, लाल है, तो हमको नॉलेज है, क्या नॉलेज, वह लाल है, क्या है, लाल है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हम जाकर छुएंगे तो हमको झटका लगेगा। हाँ, अपना दोस्त बोल रहा है, अरे मत छूना, बहुत तेज क्या मारता है, झटका मारता है। अब एप्लीकेशन में देखो, एप्लीकेशन में एक बार तो छू लिए, झटका मार दिया, अगला दिन हम उसको भूल नहीं रहे हैं, हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने से दोबारा हम वहां पर हाथ से ले जाकर टच नहीं कर रहे हैं। तो नॉलेज यानी कि वह लाल है, सिर्फ इतना जान रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन,
मतलब छुए हैं तो झटका लगा था, हम व्याख्या कर रहे हैं, छूने से झटका लगा। एप्लीकेशन हम उसको अपने इस्तेमाल कर रहे हैं जीवन में, दोबारा हम उसको छूने नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन, ठीक है। तो एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है चीजों को टुकड़े टुकड़े में तोड़ करके और उसका अर्थ निकालना। जैसे कि मान लो कि हम एक बार में सीटेट पास किए सोशल साइंस में, उम्मीद नहीं था कि पास करेंगे, हम उसका टुकड़े में तोड़े। कैसे पास किए? तो पेडागोजी जान बचाया, कहाँ बचाया? तो सीडीपी भी जान बचाया। फिर क्या किए? तो दिन रात वहीं रह गए, रात में घर नहीं आते थे, रात में वहीं सो जाते थे, हफ्ते हफ्ते वहां रह जाते थे। तो हम टुकड़ा टुकड़ा को जोड़े और लास्ट में हम देखे कि डर तो लगता था, लेकिन हम सोचते थे जो होगा देखा जाएगा, पढ़ने में क्या हर्ज है, अरे पास या तो फेल। तो ये हुआ एनालिसिस। सिंथेसिस क्या कहलाया? सिंथेसिस ये कहलाया कि सब चीज को जोड़ दिए। क्या जोड़े? कि भाई परिस्थिति कितना भी विपरीत हो, हौसला को खोना नहीं है और अभ्यास को डेली करना है, रिजल्ट हमारा सकारात्मक आएगा। ये हो गया सिंथेसिस। और एवोल्यूशन क्या बता दिया? एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या हो गया बता सकते हो? बताओ अब एवोल्यूशन क्या हो गया? हमको सर्टिफिकेट मिल गया ना? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखते हैं। ठीक है, अब मेन में टर्म जो कि एग्जाम में परेशान करेगा, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, तो यानी कि चहुमुखी विकास, 360 डिग्री हो गया। हो गया ना 360 डिग्री? यही सीसी का मुख्य लक्ष्य होता है। अच्छा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है कि रट्टा वट्टा नहीं मारना, हमको योग्यता के ऊपर आधारित होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब हम पेड़ चढ़ने का प्रतियोगिता करा दें तो योग्यता क्या है? बंदर का ना, हाथी तो नहीं ना चढ़ेगा। तो हाथी के लिए पेड़ नहीं चढ़वाएंगे, हाथी के लिए हम हो सकता है कि लकड़ी को उठाने वाला प्रतियोगिता करवा दें। तो रटवाने वाला नहीं है, क्या है, हमको योग्यता आधारित परीक्षा होना चाहिए। तो तीसरा है, देखो रिलेबिलिटी। रिलेबिलिटी का मतलब है कि हमारे यहाँ तुम टेस्ट में ला रही हो 50 में 45 और सीटेट में ले आई है 50 में 45, तो जो हमारा स्टैंडर्ड था वही सीटेट का स्टैंडर्ड है ना, रिजल्ट तो नहीं ना बदला। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो रिलायबल होना चाहिए, परिणाम हमेशा समान रहे। क्या समझे अनुपा, बताओ? रिलेटिविटी या रिलेबिलिटी का एक और मतलब है, बच्चे को फीस लेना होता है स्कूल वाले को, तो प्रश्न पत्र आसान रखते हैं स्कूल वाले। क्यों रखते हैं आसान? आसान रखने से, जैसे हमेशा प्राइवेट स्कूल में टीचर है, तो हमेशा जान लो तेरे स्कूल वाला टीचर लोग जानबूझ करके मैथ का क्वेश्चन को इजी रखता होगा। क्यों? पास कर जाए। पास करने से हमको क्या मिले? फीस कलेक्शन हो जाए। और वही लड़का जब 10वीं में जाएगा तो टाइम से फेल करेगा, तो सोचता है ऐसा कैसे, मेरा बेटा 90% ला रहा था, फेल कैसे हो गया? तो फेल इसीलिए हो जाता है क्योंकि 10वीं का बोर्ड का एग्जाम प्रश्न का स्टैंडर्ड को गिराता नहीं है, लेकिन हम लोग प्रश्न का स्टैंडर्ड को गिरा देते हैं ताकि हमको खाली फीस मिले। तो टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो रिलायबल हो, यानी कि परिणाम बार बार समान आए, अंतर ना हो। ये हो गया हमारा रिलेबिलिटी। और क्या है छूट रहा है? 50 मिनट तो हो गया। वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि बार बार जिस उद्देश्य के लिए परीक्षा बनी है उसको मापना। हम तुमको पढ़ाने के लिए, सीटेट के लिए बुलाए हैं और कहानी सुना रहे हैं, आज का आम का अचार बहुत मजेदार था, वैलिडिटी रहा क्या? नहीं ना रहा। और टेस्ट हमारा एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। कैसा टेस्ट होना चाहिए? जैसे कि बोर्ड परीक्षा का पैटर्न है वैसा ही, ना कि बोर्ड का परीक्षा का लेवल हाई यार हम लो लेवल का टेस्ट दे दें, तो भी क्या बेकार ना हो गया वो? हाँ बोलो बोलो। हाँ ये सब पॉजिटिव वर्ड ही है, पॉजिटिव वर्ड ही है, इसमें निगेटिव नहीं है। ये पॉजिटिव है, तुमको ऐसा ही रखना चाहिए, ये असेसमेंट में यही सब चीज तुमको करना है। आप जान रही है ना? तो यानी तेरा 200 रुपया वसूल हो गया। अगर सोचो कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो रहा है तो तुम उतना दूर से जो आई हो, मान लो 2 घंटा आने में जाने में, वो तुम्हारा वसूल हो रहा है। एग्जाम ट्रैप में देखो, एनईपी 2020 के अनुसार योगात्मक आकलन यानी कि समिति को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है क्या? तो समेटिव नहीं खत्म हुआ है, उसको खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसका स्वरूप और लचीला बनाया गया है। अब छात्र साल में एक बार की जगह 2 बार बोर्ड की परीक्षा दे सकता है। पहले एक बार ना होता था, अब क्या दे रहा है? 2 बार दे सकता है। और एक मुख्य और दूसरा सुधार के लिए, यानी कि अब फोकस हमारा मेमोरी में नहीं है बल्कि हायर ऑर्डर स्किल पे है। देखो क्वेश्चन हल्का सा, एनईपी 2020 के अनुसार प्रोग्रेस कार्ड कैसा होना चाहिए? तो प्रोग्रेस कार्ड सीधा सीधा 360 डिग्री वाला होना चाहिए। अब तुम ही लोग खाली बता पाएंगे आंसर, बाकी का कोचिंग वाला को देखना हो 360 होलिस्टिक
कोहोलिस्टिक बोले, अरे भैया क्या फटांग पूछ रहे हो। अच्छा, और देखो यहाँ पे, आकलन का केंद्र यानी फोकस ऑफ असेसमेंट क्या होना चाहिए? तो फेल और पास होना चाहिए नहीं, सीखने का तराल को समझना और सुधारना होना चाहिए। 50 मिनट हो गया। 23वां देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में आया था पिछले बार, परख। तो फुल फॉर्म बता दिए, तो परख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यह एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, तो क्या है यह? सही है। यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, तो गलत है। यह सभी स्कूल बोर्डों के लिए मानक निर्धारित करता है, तो आप बता दो भैया तुम्हारा आंसर क्या होगा। देखो यहाँ तो बता दिया है, कथन दो हमारा गलत है, क्योंकि परख रटने का क्या करता है, विरोध। तो क्या क्या हमारा होगा, एक और। अच्छा लगा। खत्म हो गया तेरा। लास्ट में निष्कर्ष आ जाओ। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सुधार के लिए, यानी दौरान वाला होगा पूछेंगे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि ग्रेड के लिए, यानी अंत में पूछेंगे। एसबीए यानी कि शिक्षकों द्वारा अपने स्कूल में आकलन, खुद का स्कूल खुद का टीचर। सीसी यानी कि सतत, लगातार और व्यापक। कॉम्प्रिहेंसिव भी बता दिया, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक। एनईपी 2020 क्या बोलता है, 360 बोलता है, और फर्क की बात बताता है। तुम्हारा दूसरा चैप्टर भी हवा हवा हो गया, खत्म हो गया ना पूरा। अब वापस बंद करने के पहले हमको क्या देखना है, सिलेबस को देखना है, ताकि कुछ छूटा तो नहीं है। तो अब आ जाओ सिलेबस, अब अच्छे से तुम जान जाओगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग जो देखना चाह रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सबसे पहले डिस्टिंक्शन यानी कि भेद, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये वाला समझ में आ गया सबको? स्कूल बेस भी आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन भी बता दिए, कोई परेशानी नहीं यहाँ। और अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पर्सपेक्टिव भी देख चुके हैं। पर्सपेक्टिव में क्या होता है हमारा, नजरिया। तीन को डोमेन बताया था ना, कि लड़की सुंदर है, अच्छा, बातचीत भी ठीक करती है, हाँ, खाना भी अच्छा बनाती है। उसी तरह तीन को डोमेन, क्या क्या हमारा डोमेन था, कॉग्निटिव डोमेन, उसका अफेक्टिव और साइकोमोटर। और तीसरा हमको प्रैक्टिस में करना है। तो सारा सिलेबस में कुछ भी ऐसा है जो कि हम नहीं पढ़ाए हों? कभी सोची थी कि 1 घंटा में एक चैप्टर भी पढ़ा सकते हैं? तुम्हारा खत्म हो गया बाबू, चैप्टर में दो खत्म। तो 15 यानी 3 बज रहा, तो ठीक है, छुट्टी कर देते हैं ना।